साथ मकसूद खान खास पेशकश में बात उत्तर प्रदेश की और दलितों के नए नेता की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति ने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और मायावती को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय का बड़ा और नया चेहरा बनकर उभरे और संसद तक पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद के इसी बढ़ते कद ने मायावती को अपनी राजनीति पर मंथन करने पर मजबूर कर दिया, और यही वजह है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा पार्टी की कमान सौंपने का फैसला कर लिया। मायावती के इसी फैसले के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आकाश और आजाद की टक्कर में मायावती ने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। साथ ही साथ मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। ठीक 47 दिन पहले मायावती ने आकाश आनंद को इमेच्योर बताते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। लेकिन मायावती के इस फैसले से मायावती की राजनीति को समझने की कोशिश की जा सकती है, खासतौर पर मौजूदा परिदृश्य में उनकी राजनीति और राजनीतिक मजबूरियों को भी। मायावती की तरफ से दोबारा आकाश आनंद को बीएसपी के कमान सौंपने के पीछे की अहम वजह है नगीना से निर्दलीय जीतकर संसद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें कि 2019 में मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और दिसंबर 2023 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। आकाश आनंद भी जिम्मेदारी मिलते ही एक्टिव हो गए थे और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में तो कई जगह मायावती का प्रतिनिधित्व करते दिखे। 2024 के आम चुनाव में भी बीएसपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत आकाश आनंद ने ही की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आकाश आनंद के कैंपेन की शुरुआत नगीना संसदीय क्षेत्र से हुई थी। नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में थे और आकाश आनंद के निशाने पर भी। नगीना में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हर तरह से घेरने की हर संभव कोशिश की। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर पर लोगों को गुमराह करने और इंडिया अलायंस में घुसने की कोशिश का आरोप तक लगाया। लेकिन नगीना में आकाश आनंद ने बेशक भीड़ जुटाई, लेकिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को चुनकर संसद भेजा। हाल के लोकसभा चुनाव में बीएसपी शून्य तक पहुंची, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलित चेहरा बनकर अपने दम पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उनके साथ भी युवा जुड़ रहे। ऐसे में बीएसपी को यह भी लग रहा है कि कहीं चंद्रशेखर बीएसपी का विकल्प न बन जाए, कहीं बीएसपी का कोर युवा वोट चंद्रशेखर के साथ न जाए। इसलिए आकाश को फिर से उतारा गया है। हालांकि मायावती के इस फैसले को चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी का फैसला बताते हुए आकाश आनंद को शुभकामनाएं दी। आप चुनकर आए हैं, बीएसपी का कोई भी सांसद चुनकर के नहीं आया, जो कि आपसे कितनी मजबूत पार्टी है, पूरे देश में है। आप उस आंदोलन के कमजोर होने की वजह? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं समझूंगा उनको ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और क्योंकि उनका दल है, वो जिस तरह चलाना चाहते हैं, उनकी सहमति है। मेरी तो मंगल कामना है उनके लिए। पता लगा कि बहन जी ने अब जो है लगभग रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। साथ ही साथ आप आकाश आनंद के लिए भी कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो आकाश फिर से एक बार चुन लिए गए हैं उत्तराधिकारी के तौर पर। आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए मंगल कामना। उत्तर प्रदेश में मायावती का ग्राफ लगातार गिरा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर थी, 10 साल बाद फिर शून्य पे आ गई। आकाश आनंद को बीच चुनाव के दौरान पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर देना, एकदम से घर बैठा देना, उनको इमेच्योर कहना, और फिर चुनाव खत्म होते ही उनको मैच्योर बताना, एक कोशिश उन्होंने फिर से की है दोबारा अपनी पार्टी के पैर जमाने की। सहारनपुर हिंसा के बाद मायावती ने चंद्रशेखर को यह कहते हुए अपनी तरफ से ऑफर दिया था कि ऐसे युवा अगर बीएसपी के साथ आ जाते तो पार्टी उनको राजनीतिक संरक्षण देगी। लेकिन तब अलग ही जोश से लबालब चंद्रशेखर ने मायावती की बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
मायावती की याद तब आई जब वो 16 महीने बाद जेल से छूट कर आए। सितंबर 2018 में जेल से छूटने के बाद जब चंद्रशेखर से मायावती के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मायावती परिवार की सदस्य है, मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूं, हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। हालांकि मायावती ने चंद्रशेखर के इस बात का तुरंत खंडन करते हुए बीएसपी और भीम आर्मी के बीच किसी भी राजनीतिक समझौते की आशंकाओं को दरकिनार कर दिया। हालांकि अब मायावती की तरफ से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने के बाद यूपी की राजनीति में वार पलटवार का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। दलितों के नाम पर जिन्होंने दौलत अकूत बटोर ली, अब दलित किसी भुलावे में नहीं आने वाला है। वास्तविकता में गरीब कल्याण योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जी ने आज दलितों के जीवन को सजाने संवारने का काम किया है। आज दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मायावती जी की पार्टी भी अब उसी परिवारवादी राजनीतिक दल की तरह हो गई। उनको अपनी पार्टी के भीतर कोई दूसरा दलित नहीं मिल रहा है उत्तराधिकारी बनाने के लिए, परिवार के भीतर से ही वो अपना उत्तराधिकार तलाश पा रही है। ये कोई रास्ता ही नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह की बातें जनता स्वीकार नहीं करती। बसपा सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रही हैं और उनका ही जनाधार है। अब उन्होंने अपने भतीजे को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, उनकी पार्टी की बात हो सकती है, लेकिन जो पिछले दिनों दलितों पे जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई उन पर मायावती जी व उनकी पार्टी का कोई नेता न गया, वो सब नदारद रहे। जितनी भी दलितों पे उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई, कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आई। आज की डेट में दलितों के हक और हुकूक की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है वो हमारा नेता राहुल गांधी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सामान्य सीटों पर माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए अवधारणा के तहत कि दलित वर्ग का राजनीतिक भागीदारी बढ़े, इसके लिए उन्होंने अयोध्या से और आपने देखा होगा कि मेरठ से 2 सामान्य सीटों पर दलित वर्ग के प्रत्याशियों को उतारा गया। हर गांव में, मोहल्लों में, शहरों में, नगरों में सबसे बढ़ चढ़ के दलित भाइयों ने हमारा साथ दिया है और वो पता चल गया उनको कि उनके सच में उनके दुश्वारियों का, तकलीफों का अगर किसी अवधारणा से, किसी विचारधारा से, सिद्धांत से निदान होगा तो वो साफ और संवेदनशील नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का है। लोकसभा चुनावों के बाद बीएसपी बेशक हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी ने राजनीतिक हवा का रुख जरूर बदला है। साथ ही अब दलित समुदाय के सामने चंद्रशेखर आजाद के तौर पर एक नया नेता भी है। ऐसे में आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच तुलना की जाए तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दोनों युवा चेहरा हैं। आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन आकाश आनंद के साथ बीएसपी की ताकत है तो वहीं चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर संसद पहुंचे। आकाश आनंद चुनावों के वक्त जनता के बीच नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद दलित उत्थान की लड़ाई लड़ते दिखे। आकाश आनंद अपरिपक्व छवि वाले नेता हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट जीतकर खुद को साबित कर दिया है। चुनाव में उतरे चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम नाम से पार्टी बनाई। कांशीराम के नाम के साथ चंद्रशेखर ने न सिर्फ मायावती और बीएसपी को सीधा चैलेंज दिया, बल्कि नगीना सीट पर बड़ी जीत भी दर्ज की। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भले ही चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे, लेकिन बीएसपी और मायावती को चुनौती देना अब भी चंद्रशेखर आजाद के लिए आसान नहीं। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर अगर किसी के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन के उभरे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो है मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। चंद्रशेखर रावण का प्रभाव क्षेत्र फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जबकि मायावती पैन इंडिया एक बड़े दलित चेहरे के रूप में पहचान रखती है। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस इधर गिरा है, हाल के चुनाव में वो बेहद खराब रहा है। उसके बावजूद मायावती का राजनीतिक कद एकदम से कम करके नहीं आंका जा सकता। अभी चंद्रशेखर रावण का कद राजनीतिक रूप से मायावती से ऊपर नहीं मानता। लोकसभा नतीजों से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक मायावती की पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई।
राज्य के 80 लोकसभा सीटों में से उसे एक सीट तक नसीब नहीं हुई। 24 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 36, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि एक सीट नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की, जबकि बीएसपी का खाता खाली रहा। मैं उनकी आवाज हूं जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया। मैं उनकी आवाज हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। बसपा का साल 2009 के बाद किला लगातार दरकता चला गया और 2024 का चुनाव आते आते वो पहले और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गई। यहां तक कि इस बार तो जमानत तक नहीं बचा पाई। वहीं सपा कांग्रेस एक पायदान ऊपर आ गई। चुनाव दर चुनाव बीएसपी के घटते जनाधार के आंकड़ों की बात करें तो 2009 के चुनाव में वोट प्रतिशत 27.42% रहा, सीटें 20 जीत पाई। 2014 में वोट प्रतिशत रहा 19.60% और सीटें एक भी नहीं मिली। 2019 में वोट प्रतिशत रहा 19.43%, सीटें जीत पाई 10। 2024 में वोट प्रतिशत रहा 9.3 में से 36 सीटें भाजपा जीती है। उनमें से 16 सीटों पर पार्टी को बसपा ने फायदा दिलाया। बेशक बसपा खुद कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसके बाद भी भाजपा को सफलता दिलाने में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभा गई। जिन 16 सीटों पर पार्टी को फायदा हुआ, उनमें से 14 सीटों पर सीधे भाजपा और 2 अन्य सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल दोनों को सफलता मिली। अगर बसपा प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती और ये सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में चली जाती, तो देश भर में सामने आया कुल सीटों का आंकड़ा कुछ और होता। लोकतंत्र में वोटर हमेशा काम और मुद्दों के साथ रहता है। क्या होगा बसपा का, ये तो बसपा बताएगी। लेकिन एक जो बात है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात तब क्या पछताता, तो आपके जिस तरह के कार्य रहेंगे जनमानस उसी तरह का जनमत आएगा। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 37 सीटें आई हैं। पूरे चंदौली से लेकर के और शाहजहांपुर से, रामपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक समाजवादियों का पूरा जो उनके विचार हैं, जो पीडीओ की अवधारणा है उसके साथ है। और दलित समाज पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के उस अवधारणा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा बलात्कारियों, अपराधियों के साथ खड़े नजर आए, दलितों पर अत्याचार करने वालों के साथ नजर आए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार दलितों की आवाज उठा रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा था और जो संविधान बदलने की कोशिश थी उसको लेकर जो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, तो इसलिए जो दलित समाज है, जो युवा है, जो जागरूक है, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी जब अत्याचार हुए, संविधान को खत्म करने की बात जब भाजपा ने की, वो शांत बैठे थे। हम संविधान के साथ हैं, इसीलिए जो दलित समाज है वो हमको वोट कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित जिसका होगा साथी, वही बनेगा दिल्ली का साथी। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान लगातार गुहार लगाई, लगातार ये बात दोहराई कि बहुजन समाज उनकी सुने और उनको वोट दे। और नतीजे बताते हैं कि बहुजन समाज ने अखिलेश यादव की सुनी। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और यूपी की सियासी हवा को लेकर जिस तरह मायावती की राजनीति बदली है, वो कई तरह से सवाल खड़े करती है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि यूपी की 80 सीटों पर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काम कर गया, जिसने मायावती और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी, जिसके असर में बीजेपी की सीटें तो कम हुई हैं,
दूसरी तरफ मायावती का तो मानो सुपड़ा ही साफ हो गया। शुरुआत की थी और जहां से आकाश आनंद ने अपनी सभाओं की शुरुआत की थी वहां पे भीम आर्मी के चंद्रशेखर जीत गए और बसपा नहीं अच्छा कर पाई। तो मुझे लगता है कि बसपा को एक रीथिंकिंग करनी पड़ेगी और चूंकि पिछले 10 सालों में बसपा के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, मायावती जी की जो सक्रियता है वो उस तरह की अब नहीं है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो कई समस्याओं से गुजर रही है बसपा। मुझे लगता है कि अगर वो लीडरशिप में कुछ जैसा आकाश आनंद वगैरह को आगे करके कुछ करना चाहती है, नए लोगों को जोड़कर कुछ ठोस रणनीति बना के काम करेंगे, तो मुझे लगता है भविष्य में पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। बीएसपी देश भर में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं मायावती के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई। दलित राजनीति में एक विकल्प भी इस चुनाव में सामने आ गया। पश्चिमी यूपी के नगीना सीट से 1,51,000 से ज्यादा वोट से जीते युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण अब मायावती के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। ये वोट बैंक कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1995 में इसी के बलबूते ही मायावती ने हाथी पर सवार होकर लखनऊ की सत्ता तक का सफर तय किया और उसके बाद 2002 और 2007 में भी उनके दलित वोट बैंक ने उनको जीत दिलाई। इसलिए एक बार फिर जब बात उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों की आई तो जनता ने मायावती और उनकी पार्टी को सिरे से नकार दिया। यूपी की सियासत का एक सच और भी, दलित आबादी एक मुश्त भी किसी दल के पास आ जाए तो भी चुनाव जितवाने की ताकत नहीं रखती। यही वजह है कि मायावती को भी बहुजन समाज के फॉर्मूले को छोड़ सर्वजन के फॉर्मूले पर आना पड़ा और यही फॉर्मूला बीजेपी का भी रहा। लेकिन अब टक्कर उपचुनाव और विधानसभा चुनावों की है। दलितों के दिल में बने रहने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश पर फिर भरोसा जताया है और चंद्रशेखर के चैलेंज से बीएसपी कैसे निपटेगी, इस पर भी आने वाले चुनावों पर सबकी नजर होगी। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।